सभी दोस्तों को नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए किया जाता है। अध्यापक जो होते हैं सहायक सामग्री का जो उपयोग करते हैं वो संकल्पनाओं को स्पष्टता के लिए करते हैं। अनुदेशात्मक सहायक सामग्री के उपयोग से विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों से पूर्व परिचित हो जाते हैं, जिससे अमूर्त संकल्पनाओं को समझना अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना, क्योंकि सामाजिक शोध की जब योजना हो तो वो साहित्य से परिचित हो तो बेहतर होगा। इसके अलावा कई बिंदु हैं, जैसे शोध के विषय में संकल्पना स्पष्ट हो। विषय का चुनाव करते समय यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि विषय व्यवहारिक है कि नहीं, और विषय के विस्तार का पूर्ण ज्ञान भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए, यानी भावात्मक क्षेत्र से है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कुल 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक निर्धारित है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से आएंगे, यानी कि कुल अंक 60, और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, कुल अंक 140। ये 200 अंक का पेपर और इंटरव्यू अलग से होगा, तो ये सब जोड़कर आपके मेरिट बनेंगे। समान अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मेरिट के इस 200 अंक में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो भावात्मक क्षेत्र है वो शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, उसका संबंध भावात्मक क्षेत्र से ही है। इस ज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, प्रेरणा या शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता से जो हम सीखते हैं उसको जानना, और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि बातें आती हैं। इसमें जैसे निम्नलिखित चरण भी हैं, या फिर कहें कि स्तर सम्मिलित हैं, जैसे आग्रहण के बाद आता ही है प्रतिक्रिया के बाद आता है आकलन, फिर संयोजन करना और निरूपण करना। यही 5 पॉइंट इस भावात्मक क्षेत्र में आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। राइट ऑप्शन डी, प्रस्तावना, साहित्य पुनरीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम और चर्चा निष्कर्ष। तो ये प्रस्तावना, साहित्य पुनरीक्षण, इसके बाद शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष, ये सभी शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। जब भी शोध निबंध लिखा जाएगा तो ये अनिवार्य रूप से उसमें शामिल रहेंगे। यह दस्तावेज जो किसी विद्यार्थी या शोधार्थी द्वारा किए गए शोध विधिवत प्रस्तुत करते हैं तो शोध निबंध कहलाते हैं। इसके आधार पर शोधार्थी को डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसे एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शोध चरण में प्रस्तावना, साहित्य पुनरीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम और चर्चा निष्कर्ष शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बृहस्पति का वलय होता है। तो जो बृहस्पति का वलय होता है वो बना होता है सिलिकेटों का। बृहस्पति के वलय का खोज जो सर्वप्रथम किया गया है 1989 ईस्वी में वाइजर महोदय ने किया है। 1989 में वाइजर महोदय ने किया है। 1 स्पेस प्रोब की, तो ये वाइजर 1 स्पेस प्रोब यान था, न कि कोई साइंटिस्ट है ये। इसी की सहायता से इस वलय का खोज किया गया था। इन वलय को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेट के बने हैं। तो सर्वप्रथम 1989 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब की सहायता से खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, पुलिकर झील। पुलिकर झील भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। यह झील
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। श्री हरिकोटा द्वीप इसी बंगाल के खाड़ी से अलग करता है। जो श्री हरिकोटा द्वीप है इसे अलग करता है पुलिकट झील को, किससे? बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में किस प्रारूप का अपरदन है? C1 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टी, यानी अवनालिका अपरदन का है। तो भारत के अगर मृदा मानचित्र को देखें तो इस पे स्पष्ट क्या होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय के किस भाग पर करीबा भू आकृति पाई जाती है? तो 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कश्मीरी हिमालय। हिमालय के कश्मीरी भाग पर ही करीबा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट के निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान यानी कि क्या कहते हैं, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? राइट ऑप्शन 9 का हो जाएगा ए, वनों को काटना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो ये जैवमंडल रिजर्व है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैव रिजर्व की जो स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय यानी इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय, जिन्हें इन सीटू भी कहते हैं, स्वस्थानीय को वह स्थानीय यानी एग्जिस्ट सीटू, ये जो होता है तकनीकी अपनाई गई है। ये स्वस्थानीय होगा, ये वायु स्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो 11 का राइट ऑप्शन है जोसेफ फोरियर ने किया था। इसका राइट ऑप्शन सी। कब किया था? 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गैस की खोज किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो ये जो अम्ल वर्षा होता है इसका प्रमुख कारण है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, यानी टी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 13 का राइट ऑप्शन बी, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। लेकिन इससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं अम्ल वर्षा का। तो जब वर्षा के जल में क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ऐसी वर्षा का पीएच मान जो होता है, इसका पीएच जो मान होता है 5 से 6 से कम होता है, यही तब अम्ल वर्षा कहलाती है। जब पीएच 5 या 6 से कम हो जाएगा तो अम्ल वर्षा कहलाएगी। शुद्ध जल का अगर देखें पीएच मान तो 7 माना जाता है, 7 है। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित होते हैं CO2 वर्षा के जल में घुल करके ये कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 का निर्माण करते हैं। जब वर्षा के जल में क्या घुल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यही कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। यह कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल में थोड़ा अम्लीय बना देते हैं। वातावरणीय जो प्रदूषण होता है, जैसे औद्योगिक रूप से जो निकलते हैं या फिर विभिन्न प्रकार से क्रियाओं के फलस्वरूप, तो उसी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ये ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनकर ये वर्षा के साथ पृथ्वी पे गिर जाते हैं। तो जब पीएच 5 या 6 से कम हो जाएगा तो वही अम्ल वर्षा हो जाती है। इसकी प्रमुख भूमिका नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है, 3 प्रकार की, यानी 13 का राइट ऑप्शन बी है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आर्थिक न्याय के परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान की जो उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है, जिसमें नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक
और नंबर 3 राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या होता है कि बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का मतलब होता है आर्थिक आधार पर भी भेदभाव न हो, महिला या पुरुष का वेतन जैसे। तथा राजनीतिक न्याय का है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? जो 14 का जो अनुच्छेद है वो है 14 से लेकर 18 तक, जिसमें समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद वाला ये जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है इसी में है, जिसमें अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता को प्रदर्शित करता है, विधि के समक्ष समता को। जबकि अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ये जो विभेद है उसे प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 16 क्या करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता सबको देता है। जबकि अनुच्छेद 17 जो कि काफ़ी पूछा जाता है, अस्पृश्यता से है ये अनुच्छेद 17। वहीं अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। तो ये कुल समता का अधिकार, जो समता का अधिकार है ये 5 अनुच्छेद में है, जिसमें 14, 15, 16, 17 और 18 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तब। यानी 15 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तभी उठाया जा सकता है जब किसी मामले के तथ्यों को या तो वो रोके या तथ्यों का बिगड़ा हुआ रूप प्रदर्शित करे। तो संसदीय नियमों की प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार तभी उठाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो ये दिसंबर 2020 की बात है, जिसमें अमेरिका का जो थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट है और कनाडा का जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, ये संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक को प्रदर्शित किए थे 2020 में। अब इसका क्या है मुख्य रूप? नंबर 1, इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया था, ये सही है। नंबर 2, सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, ये गलत है। सूचकांक में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। यानी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस कॉलम का 1 और 3 हो जाएगा। तो दिसंबर 2020 में ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर के जो स्वतंत्रता सूचकांक दिए थे, इस सूचकांक में 162 देश शामिल हुए थे। 162 देशों में जो न्यूजीलैंड को यहाँ शीर्ष स्थान दिया गया था, ना कि डेनमार्क को। यहाँ किसको मिला था? न्यूजीलैंड को। और इस सूचकांक में जो भारत का स्थान था 111वां था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें कुल 18 स्मृतियां हैं। इसकी रचना मनु द्वारा की गई है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि है। ये हिंदू विधि भी है मनुस्मृति। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम जो महान विधि निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया है, लेकिन यहाँ पर ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि जो राइट ऑप्शन है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे देखिए, स्वराज का शाब्दिक अर्थ स्वशासन या अपना राज्य होता है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित आत्मनिर्णय स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों ने स्वाधीनता को दूरगामी लक्ष्य मानते हुए स्वशासन के स्थान पर अच्छी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के लक्ष्य को वारिता दी। तो यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले प्रयोग किया था। विकिपीडिया के अनुसार स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। 18 का राइट ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी के.टी. पाल ने किया। तो यहाँ पर के.टी. पाल जो कि सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था। इसकी अध्यक्षता जो किया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो ये सेंट जेम्स महल लंदन में हुआ था, 1930 में हुआ था। लंदन वाला जो ये सम्मेलन भी था ये 1930 में हुआ था। इसमें ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो 20 का सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। वर्ष इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उनकी आत्मकथा है। तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम यही रखा था, इंडिया विंग्स फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 21, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई है वो क्या है? तो ऑप्शन बी 1948। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति प्रस्ताव पेश किया गया था। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई थी। पहली बार किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योग का निर्धारण किया गया। 1948 की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? इसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। तो 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका व्याख्या वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण विकास अवस्थापना बैंक कोष का हिसाब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। इसी को भी नाबार्ड भी कहते हैं, NABARD नाबार्ड भी कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 23, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जे टिनबर्गिन ने किया है। तो कल्पित कीमत, छाया कीमत जिनका प्रयोग पूंजी निवेश के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए किया जाता है का प्रयोग जो है जे टिनबर्गिन और होलिस ने किया है। तो ये कल्पित कीमत या छाया कीमत होता है जिनका प्रयोग क्या होता है? पूंजी निवेश के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से CD रोम का पूरा नाम क्या है? तो CD रोम का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25, सेकेंडरी स्टोरेज है। 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है।
सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ जो द्वितीयक भंडारण है, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि सीपीयू द्वारा इसे सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनल के माध्यम से एक्सेस की जाती है। इसे लगातार बिजली की आवश्यकता नहीं होती है तथा डिवाइस को बिजली न मिलने पर भी इसका डेटा बना रहता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26, FAT का पूरा नाम क्या है? तो FAT का पूरा नाम है फेल एलोकेशन टेबल, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 27 का जो 2021 के मध्य में आयोजित किया गया था, इस कथन पर विचार करना है। इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। दूसरा है, महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस दी फारबेडेड आर ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। और अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गाजी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उपयुक्त कथन में कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पे देखिए 27 का जो कथन होगा वो सभी ऑल राइट है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का डी क्वेश्चन राइट है। तो 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा के राजधानी पणजी में हुआ था, इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। सही बात है। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता, ये भी सही है। अमीन नाइफे की वर्ष 2020 में आई अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित IFT यूनेस्को गाजी पुरस्कार दिया गया। महोत्सव में हिंदी और बांग्ला सिनेमा के जगत के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन ऑल राइट हैं। इसी में विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटीज ऑफ ईयर सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय कंपनी को ICC का वैश्विक साझेदार घोषित किया गया है? तो ICC का जो साझेदार घोषित किया गया है देश 28 का, वो है एजुटेक कंपनी बायजूस। किस भारतीय कंपनी को ये जो साझेदार घोषित किया गया है ICC का? तो एक कंपनी का नाम है बायजूस, जो एजुटेक कंपनी है। ये 2021 से 2023 तक के लिए इसका साझेदार रहेगा। ऑप्शन ए ICC का साझेदार है बायजूस। क्वेश्चन नंबर 29, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इसका मुख्य थीम क्या था? तो 29 का जो राइट ऑप्शन बी, ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। तो 8 से 16 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। 8 से 12 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। वर्ष 2021 में इस सप्ताह का विषय ऋण अनुशासन औपचारिक संस्थाओं से ऋण था। तो ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण था। यह सप्ताह वर्ष 2016 से मनाया जा रहा है। 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य जो बनाया जा रहा है वो 2016 से। क्वेश्चन नंबर 30, 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 8 से जो 21 फरवरी के बीच में भारत अमेरिका सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास महाजन फील्ड, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में संपन्न हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 30 का, ऑप्शन डी राइट। तो इस अभ्यास का 16वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखें। और यह अभ्यास 2004 से चल रहा है।
प्रतिवर्ष बारी बारी भारत अमेरिका में होता है। तो ये 25 से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अनिवार्य प्रश्न पत्र समान अध्ययन का है, जो सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो आप इसे पूरा देख सकते हैं। इससे पहले भी 24 वीडियो पड़ा है, ये आज 25वां है। धन्यवाद, थैंक यू।